हेलो एवरीवन, मैं कनिका मकर आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल टेट प्रेप पे। हमने 1000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को स्टार्ट किया है, जिसमें कि अब तक हम लोग 90 क्वेश्चंस कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अगर आपने लास्ट वीडियोज़ को नहीं देखा है देन प्लीज़ आप उन वीडियोज़ को देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग विल appropriate statement for multicultural classroom? बहुसांस्कृतिक कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त होगा? अब देखिए, हम यहाँ पे बात करें हैं मल्टी कल्चरल क्लासरूम की, यानी कि डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, जिसमें बच्चे वो होंगे जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे, डिफरेंट कल्चर से होंगे, डिफरेंट एरिया से होंगे और उनकी डिफरेंट लैंग्वेज होगी। तो चलिए अपने ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्कूल शुड एडमिट ओनली दो स्टूडेंट्स हु कैन कम्युनिकेट इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज इन द स्कूल। स्कूल में को केवल उन छात्रों को प्रवेश देना चाहिए जो स्कूल में इस्तेमाल किए गए निर्देश के माध्यम से संवाद कर सकते हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, टीचर्स शुड रिस्पेक्ट ऑल लैंग्वेजेस एंड एनकरेज स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट इन द लैंग्वेज विच दे आर कंफर्टेबल टू स्पीक। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और छात्रों को उस भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जो वे बोलने में सहज हो। यस, यही इसका राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि जो टीचर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, हर बच्चे, जो भी बच्चा जिस लैंग्वेज को बोल रहा है उसको उसी से रिलेटेड उसको और ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए और जिस लैंग्वेज में बच्चा कंफर्टेबल है उसी लैंग्वेज में उसको समझाना चाहिए। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया, दैट इज बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ऑफ असेसमेंट, मूल्यांकन का मानकीकृत परीक्षण। अब देखिए, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, जब भी हम लोग स्टैंडर्डाइज टेस्ट की बात करते हैं, यानी कि क्या है, हमने पहले से ही एक स्टैंडर्ड फिक्स करा हुआ है जिसमें कि हम लोग एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपैरिजन करेंगे कि इस बच्चे के ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं या इस बच्चे के मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो अब देखिए क्या करता है, प्रमोट डाइवर्जेंट थिंकिंग इन द स्टूडेंट, छात्रों में अलग सोच को बढ़ावा देता है, नहीं। नेक्स्ट, आर बेस्ड ऑन रिजिड स्ट्रक्चर्स ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन की कठोर रचनाओं पर आधारित है। यस, यही इसका राइट आंसर होना चाहिए, दैट इज बी, क्योंकि जो स्टैंडर्डाइज्ड है, जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो सकता है। हमने ऑलरेडी एक इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया फिक्स्ड कर दिया है जिससे कि ये डिफाइन होगा कि कौन सा स्टूडेंट ब्राइट है और कौन सा स्टूडेंट डल है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, दैट इज बी। Next question 93, which of the following method is suitable for the purpose of assessment for learning? सीखने के लिए आकलन के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? अब देखिए, हम लोग क्या करें, हम यहाँ पे लर्निंग का असेसमेंट करने वाले हैं, यानी कि सीखने का हम लोग आकलन करने वाले हैं। तो क्या हमारे लिए बेस्ट होना चाहिए? फर्स्ट, एग्जाम्स ओनली वंस अ ईयर, साल में केवल एक बार परीक्षा होना। बी, रेगुलर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ चिल्ड्रंस कंसेप्चुअल प्रोग्रेस, बच्चों की वैचारिक प्रगति का नियमित दस्तावेजीकरण। अब देखिए, बी इसका राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग रेगुलरली और डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे हम लोग बच्चे की लर्निंग को चेक कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं, तो वही सबसे ज़्यादा बेटर मेथड हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Question number 94, a teacher often encourages her students to describe the process which they used in solving a mathematical problem. In context of process of learning, this strategy, एक शिक्षक अक्सर अपने छात्रों को उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए प्रोत्साहित करता है जिसका उपयोग उन्होंने गणितीय समस्या को हल करने में किया था। सीखने की प्रक्रिया के संदर्भ में यह रणनीति। अब देखिए, जब बच्चा कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो टीचर क्या कर रही है, टीचर उसको एनकरेज कर रही है कोई भी एक प्रोसेस समझाने के लिए जिसकी उसने मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व की हो। जैसे कि अगर हम स्पीड ऑफ ट्रेन ले लें, तो उसने क्या करा, जब बच्चे ने ट्रेन का फॉर्मूला लगाया स्पीड ऑफ ट्रेन का, तो उसकी टीचर ने उसको एक एग्जाम्पल के साथ समझाया। तो अभी ये क्या चीज़ है कि क्या ये मीनिंगलेस है, ये अर्थहीन है? बिल्कुल भी नहीं। बी, शुड बी यूज रेयरली, इसको शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाना चाहिए, नहीं, बल्कि हमें तो बच्चों को ये चीज़ें रेगुलरली सिखानी चाहिए। सी,
कैन डिस्टर्ब पेस ऑफ लर्निंग, सीखने की गति को बाधित करता है? नहीं, ये तो सीखने की गति को बिल्कुल भी बाधित नहीं कर रहा है, इनफैक्ट और ज़्यादा एनकरेज कर रहा है। अब डी ऑप्शन क्या है हमारा? हेल्प इन डेवलपमेंट स्किल्स, यानी कि विकास कौशल में मदद करता है। तो यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर, क्योंकि ये हमारे विकास या डेवलपमेंट में और ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है और ज़्यादा हेल्प कर रहा है। Question number next 95. Inclusive education maintains appropriate standards of learning of students with. समावेशी शिक्षा छात्रों के सीखने के उचित मान को बनाए रखती है। अब देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि समावेशी शिक्षा की, तो उसमें कौन कौन से बच्चे वो कह रहा है उसमें आने चाहिए? गिफ्टेडनेस यानी कि प्रतिभा, ऑटिज्म, आत्म केंद्रित, लर्निंग डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल चैलेंज यानी कि बौद्धिक चुनौती। अब देखिए, इसमें ये सारे के सारे स्टूडेंट्स आते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के जो पार्ट है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? दैट इज डी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये सारे हमारे राइट आंसर्स हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट 96 question. A condition in which a child frequently omits, substitutes or reverses the letters and word while reading is called. वह स्थिति जिसमें बच्चा पढ़ते समय अक्षरों और शब्दों को बार बार प्रतिस्थापित करता है या उलट देता है कहलाती है। अब देखिए, जिस कंडीशन में बच्चा वर्ड्स को जल्दी से भूल जाता है, उसका जो माइंड का जो ओरिजिन है उसकी ये कमी है या एक उसकी ये डिसेबिलिटी है कि उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है किसी पर्टिकुलर वर्ड को अच्छे से रिकॉग्नाइज करने में या उसको बोलने में, तो ये कहलाता है डायलेक्सिया। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया? दैट इज ए। क्वेश्चन 97. A school encourages girls to participate only in music and dance competitions and boys to only take part in sports. This perspective of the school, एक स्कूल लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं के में भाग लेने के लिए और लड़कों को केवल खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। स्कूल का यह नज़रिया, अब देखिए, हम गर्ल्स को सिर्फ डांस और म्यूज़िक के लिए कर रहे हैं और बॉयज़ को हम लोग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए स्कूल कह रहा है, तो ये उनकी कौन से पर्सपेक्टिव को दर्शाता है? ए, वुड चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, लिंग रूढ़वादिता को चुनौती देना। बी, इज़ ए प्रैग्मेटिक अप्रोच टू फोस्टर इमिटेड एबिलिटीज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़कों लड़कियों की कैदी क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक व्यवहारिक दृष्टिकोण, बिल्कुल भी नहीं। सी, रिफ्लेक्स जेंडर बायसनेस, यस, ये क्या कर रहा है? ये लिंग पूर्वाग्रह को दर्शाता है, यानी कि ये जेंडर बायसनेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98. आर टीचर क्लोजली ऑब्जर्व चिल्ड्रन थ्रू द ईयर व्हेन दे आर एंगेज्ड इन लर्निंग एक्टिविटीज, कंप्लाई सैम्पल्स ऑफ देयर वर्क एंड मेंटेन्स एन ऑब्जर्वेशन डायरी ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। दिस टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज, एक शिक्षक पूरे वर्ष बच्चों को बारीकी से देखता है जब वे सीखने की गतिविधियों में लगे होते हैं, उनके काम के नमूने संकलित करते हैं और व्यक्तिगत बच्चों की एक अवलोकन डायरी बनाए रखते हैं। इस प्रकार का मूल्यांकन है। अब देखिए, एक जो टीचर है वो क्या कर रहा है? वो रेगुलर बेसिस के ऊपर और आप कह सकते हैं कि वो कॉन्टिन्यूस बेसिस के ऊपर बच्चों का जो प्रोग्रेस है, जो उनका लर्निंग है, उसको असेस कर रहा है, उसको इवैल्यूएट कर रहा है। तो ये किस चीज़ का पार्ट है? स्टैंडर्डाइज एंड यूनिफॉर्म नहीं, वो तो रेगुलर कर रहा है विदाउट एनी स्टैंडर्डाइज्ड और किसी फिक्स्ड क्राइटेरिया के। बी, समेटिव एंड टीचर ओरिएंटेड, योजनात्मक और शिक्षण उन्मुख नहीं। सी, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, निरंतर और संपीड़न। अब देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज सी, क्योंकि जो सीबीएसई है उसके अकॉर्डिंग भी क्या है? सीसीई पैटर्न ही फॉलो होता है इवैल्यूएशन के लिए, यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन का पैटर्न, जिससे कि क्या होता है? एक टीचर रेगुलर बेसिस के ऊपर चेक करती है कि बच्चे ने कितना ज़्यादा डेवलपमेंट करी है, कितना ज़्यादा ग्रो करा है, और उसको रिकॉर्ड करती है और अच्छे से ऑब्जर्व करती है, देन उसको रिकॉर्ड करती है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99. द पर्पस ऑफ असेसमेंट इज, मूल्यांकन का उद्देश्य। अब देखिए, टीचर्स मूल्यांकन क्यों करती हैं? असेसमेंट क्यों की जाती है स्कूल्स में? ए,
टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू स्टडी अंडर थ्रेट, बच्चों को खतरे में पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। बी, टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन एज स्लो, ब्राइट एंड प्रॉब्लमेटिक, बच्चों को धीमी, उज्जवल और समस्याग्रस्त के रूप में पहचानने के लिए, बिल्कुल नहीं। सी, टू प्रोवाइड क्रेडिबल फीडबैक ऑन लर्निंग, सीखने पर विश्वसनीय प्रक्रिया प्रदान करने के लिए। यस, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए कि बच्चों को क्या दे रहे हैं हम लोग, एक प्रॉपर फीडबैक दे रहे हैं कि कितना उन्होंने चीज़ों को सीखा है। तो इससे हमारा राइट आंसर क्या हो गया, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 100 क्वेश्चन, व्हाट पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज शुड स्कूल एडॉप्ट टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट्स, छात्रों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को दूर करने के लिए स्कूल को किन शैक्षणिक रणनीतियों को अपनाना चाहिए। ए, फॉलो यूनिफॉर्म करिकुलम एंड असेसमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, सभी छात्रों के लिए एक समान पाठ्यक्रम और मूल्यांकन का पालन करें। बी, कैटेगराइज चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड टीच देम इन सेपरेट सेक्शन, बच्चों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करें और उन्हें अलग अलग वर्गों में पढ़ाएं, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सी, कैटर टू द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन बाय बीइंग फ्लेक्सिबल, लचीला होकर बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करे। यस, यही एक टीचर का मेन वर्क होना चाहिए कि वो क्या करे, वो जो भी उसके जो बच्चे हैं उनकी जो नीड्स हैं उसको फ्लेक्सिबल होकर अच्छे से पूरा करे। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, दैट इज सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 101 क्वेश्चन, विच कैरेक्टरिस्टिक इज अ स्टूडेंट विद attention deficit hyperactive disorder likely to have, attention deficit hyperactive disorder से पीड़ित छात्र में कौन सी विशेषता होने की संभावना है। अब देखिए ये जो ADHD है यूजुअली क्या होता है, जो बच्चे 7 साल से कम की उम्र में ये उसमें पाया जाता है। इस डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है कि जो बच्चा है वो ठीक से अटेंशन नहीं दे पाता है, यानी कि उसके अंदर जो विचलित होने की जो क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कि एक छोटे बच्चे को अगर आप क्लास में बिठाओगे भी तो बार बार वहाँ से उठता रहेगा, इधर उधर देखेगा, उसके अंदर अभी अटेंशन की कमी है। तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, ADHD यानी कि अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो अभी ये क्या है, ए, टेंडेंसी टू सिट एंड डू वर्क क्वाइटली, चुपचाप बैठने और काम करने की प्रकृति, बिल्कुल भी नहीं, तो इसका जस्ट ऑपोजिट है। बी, टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड इजीली, यस, क्या हो रहा है, आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, ADHD। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स हु आर गिफ्टेड, अ टीचर शुड, प्रतिभाशाली छात्रों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। ए, एनकरेज रीडिंग ऑफ हाई लेवल एंड ओरिजिनल टेक्स्ट फॉर देम चूजन विद देयर, उनकी सहमति से चुने गए उनके लिए उच्च स्तरीय और मूल ग्रंथों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। यस, यही हमारा राइट आंसर होना चाहिए कि जो टीचर है उनको गिफ्टेड चिल्ड्रंस के लिए क्या करना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए कि वो अपने अकॉर्डिंग चूज़ करें और ओरिजिनल टेक्स्ट बुक को उसी हिसाब से पढ़ें। तो इससे ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 103 क्वेश्चन, असर्शन यानी कि अभिकथन क्या कहता है, डिवर्स मोड्स ऑफ असेसमेंट एंड एजुकेशन शुड बी यूज्ड बाय द टीचर, एक शिक्षक द्वारा मूल्यांकन और शिक्षा के विविध तरीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। यस, क्योंकि असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये तो डेफिनेटली होनी ही चाहिए। अब आते हैं हम आर की तरफ कि हमारा जो रीज़न है, जो कारण है, वो क्या कहता है, द पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन इज टू सेग्रीगेट द वेल परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द क्लास, मूल्यांकन का उद्देश्य अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को बाकी कक्षा से अलग करना है। अब देखिए असेसमेंट का ऐसा कोई भी पर्पस या उद्देश्य नहीं होता है, तो हमारा आर तो क्या हो गया, गलत। तो अब हमें ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढना है जिसमें क्या हो, हमारा ए सही हो और आर गलत हो। तो जो सी ऑप्शन है वो क्या कह रहा है कि जो ए है वो सही है और जो आर है वो गलत है। सो सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है। अब देखिए, जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स फॉर्म करते हैं, अपने हिसाब से ग्रुपिंग करते हैं, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, प्रोग्रेसिव क्लासरूम। अब इसमें क्या है, चिल्ड्रन एज एक्टिव पार्टिसिपेंट, बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, बिल्कुल सही है। बी, फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग, लचीला समूहीकरण, मोबाइल टीचर्स, यस, ये सभी इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब डी हमारा क्या कह रहा है, फोकस ऑन रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, पुरस्कार और सजा पर ध्यान देना। अब देखिए, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें इनफैक्ट जो पनिशमेंट है, जो सजा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्करेज करते हैं कि बच्चों को पनिशमेंट्स नहीं देनी चाहिए। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राशि ट्राइड अ न्यू मेथड टू असेस चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। शी आस्क्ड हिम टू फ्रेम एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल फॉर द गिवन आंसर। हर अप्रोच टू टीचिंग लर्निंग इज। राशि ने बच्चों की अवधारणाओं की समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि की कोशिश की। उसने उन्हें दिए गए उत्तर के लिए यथासंभव अधिक से अधिक प्रश्न बनाने के लिए कहा। शिक्षण अधिगम के प्रति उनका दृष्टिकोण है। अब देखिए, इसमें वो क्या कह रहे हैं, वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो रहता है क्वेश्चंस वो बनाने के लिए कह रहे हैं, यानी कि उन्होंने क्या करा, उसमें बच्चों को सिखाने के लिए उन्होंने बच्चों का ही यूज़ कर लिया। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देंगे, चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि बाल केंद्रित टीचिंग लर्निंग। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बड़ी सिस्टम एंड कॉपरेशन लर्निंग। एक समावेशी कक्षा में दोस्त प्रणाली और सहयोग सीखना। अब देखिए, जब भी हम लोग इंक्लूसिव क्लासरूम की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि बच्चा अपने अकॉर्डिंग अपने ग्रुप्स को फॉर्म कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ बातचीत करके, एक दूसरे को इस साथ हेल्प करके, कोऑपरेट करके वो एक दूसरे से भी साथ में सीख सकता है। तो इसीलिए हमें इस चीज़ को क्या करना चाहिए, हमें इस चीज़ को हमेशा प्रमोट करना चाहिए। तो इसलिए हमारा राइट आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, दैट इज बी, गतिविधि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What should a teacher do for learners from disadvantaged and deprived community in her classroom? एक शिक्षक को अपनी कक्षा में वंचित समुदाय के शिक्षार्थियों के लिए क्या करना चाहिए। ए, आस्क टू गेट एक्स्ट्रा हेल्प फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल, स्कूल के बाहर से अतिरिक्त सहायता प्राप्त करने के लिए कहें, बिल्कुल भी नहीं। बी, मेक स्पेशल सेक्शन फॉर द स्टूडेंट, छात्रों के लिए विशेष अनुभाग बनाए, नहीं। सी, मेक एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, क्षमता आधारित समूह बनाए, नहीं। डी, फॉर्म कोलैबोरेटिव ग्रुप्स दैट यूज ग्रुप्स डाइवर्सिटी फॉर इन्हांसिंग लर्निंग, सहयोगी समूहों से जो सीखने को बढ़ाने के लिए समूह विधिता का उपयोग करते हैं। यस, यही हमारा क्या होना चाहिए, राइट आंसर कि क्या करें, वो सहयोगी समूहों को बनाएं और उसी के थ्रू क्या हो, बच्चे एक दूसरे से सीखें और अपनी लर्निंग को, अपने अधिगम को और ज़्यादा बढ़ावा दें। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच क्लासरूम इज इफेक्टिव फॉर इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, यानी कि ADHD, अटेंशन डिसऑर्डर हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर वाले बच्चों को शामिल करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावी है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो बच्चा ज़्यादा बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, वो कहीं पे भी ठीक से अटेंशन नहीं दे पाता है, ध्यान नहीं दे पाता है, तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें उसके लिए एक फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाना चाहिए। उसके लिए जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ जाके बैठ जाए, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना काम करे। तो इससे हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, दैट इज बी, यानी कि क्लास विद फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सिटिंग अरेंजमेंट वेयर स्टूडेंट्स वर्क ऑन द टास्क ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट, यानी कि लचीली समय सारिणी और बैठने की व्यवस्था के साथ कक्षा जहाँ छात्र अपने हित के कार्य पर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Assertion A. A print-rich environment in a primary classroom is essential for language development of children. अभिकथन, बच्चों के भाषा विकास के लिए प्राथमिक कक्षा में एक प्रिंट समृद्ध वातावरण आवश्यक है। यह हमें बच्चों के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जिसमें बच्चा बहुत अच्छे से सीख पाए अपनी लैंग्वेज का यूज़ करके।
तो ये तो बिल्कुल सही है। आर पे आते हैं, रीज़न। इमोशंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग। भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यस, क्योंकि अगर हमें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है, बातचीत करनी है, तो उसमें इमोशंस का सबसे ज़्यादा रोल है, तो इसीलिए आर भी सही है। बट अब ये जो आर है ये क्या है, ये एक ही करेक्ट डेफिनेशन नहीं है, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये इसका एक रीज़न नहीं है। इन दोनों का अभी कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, तो इसीलिए ए और आर दोनों सही तो हैं, बट आर क्या है, एक ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, कि दोनों ही सही हैं, बट क्या है, आर जो है वो उसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसलिए राइट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Harjot gets very upset when she does not receive a star on her assignment. She gets defensive at any critical remarks on her work. Which of the following feedback approach would be most effective in this case? हरजोत अपने असाइनमेंट पर स्टार न मिलने पर बहुत परेशान हो जाती है। वह अपने काम पर किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी पर रक्षात्मक हो जाती है। इस मामले में निम्नलिखित में से कौन सा फीडबैक दृष्टिकोण सबसे प्रभावी होगा? ए, गिविंग हर लॉट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड अलाउइंग हर टू रिवाइज हर वर्क। उसको बहुत सारी रचनात्मक प्रतिक्रिया देना और उसे अपने काम को संशोधित करने की अनुमति देना। तो अब देखिए, यही हमारा राइट आंसर होना चाहिए, बट फिर भी हम लोग एक बार आगे के ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, मेकिंग श्योर दैट शी गेट्स अ स्टार ऑन एवरी असाइनमेंट टू नॉट मेक हर अपसेट। ये सुनिश्चित करना कि उसे हर असाइनमेंट पर स्टार मिले ताकि उसे परेशान ना किया जा सके। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चे को हम वर्क देखकर ही स्टार्स देंगे। Next, C, making sure that she does not get a star on any other reward or any assignment so that she becomes used to it. यह सुनिश्चित करना कि उसे किसी भी असाइनमेंट पर स्टार या कोई अन्य इनाम नहीं मिले और नहीं मिलता है ताकि उसे इसकी आदत हो जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें बच्चे को कभी भी डीमोटिवेट तो करना ही नहीं है। डी ऑप्शन क्या कहता है, नॉट गिविंग हर एनी काइंड ऑफ फीडबैक। उसे किसी भी तरह की प्रतिक्रिया ना देना, ये भी बिल्कुल गलत होगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पोर्टफोलियो? निम्नलिखित में से कौन पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? अब देखिए, इससे पहले हम ये जानते हैं कि जो पोर्टफोलियो है वो होता क्या है। अब देखिए, जो पोर्टफोलियो है वो क्या है, वो एक बच्चे के रिकॉर्ड्स का पूरा कलेक्शन है, जिसमें कि बच्चे की सारी एकम्प्लिशमेंट, उसकी स्किल्स, उसके एक्सपीरियंसेस, उसकी जितने भी अचीवमेंट्स हैं, उन सब की एक छोटा छोटे सैम्पल्स होते हैं। उसके एक सैम्पल्स हैं जिसमें कि बताया जाता है, हाईलाइटेड है कि बच्चे ने ये अचीवमेंट्स करी हैं। तो अब हम आते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन नंबर ए, पोर्टफोलियो कलेक्ट वर्क सैंपल्स ओवर टाइम रिफ्लेक्टिंग डेवलपमेंटल चेंजेस। यस, पोर्टफोलियो ये काम करता है। पोर्टफोलियो समय के साथ काम के नमूने एकत्रित करते हैं जो विकास परिवर्तनों को दर्शाते हैं। बी, पोर्टफोलियोज इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन डिज़ाइन, कलेक्शन एंड इवैल्यूएशन। पोर्टफोलियो डिज़ाइन, संग्रह और मूल्यांकन में छात्रों को शामिल करते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। सी, Portfolio promotes self-regulation by involving students in the assessment of their own learning progress. Portfolio छात्रों को अपनी सीखने की प्रगति के आकलन में शामिल करके स्वनियमन को बढ़ावा देते हैं। यस, ये भी बिल्कुल सही है। अब आते हैं डी ऑप्शन की तरफ। Portfolios comprise of disconnected tests and quizzes and help in ascertaining the product of learning. पोर्टफोलियो में डिस्कनेक्ट किए गए परीक्षण और प्रश्नोत्तरी शामिल है और सीखने के उत्पाद का पता लगाने में मदद करते हैं। जी नहीं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके अंदर कोई भी टेस्ट या क्विजेस नहीं है, तो इसीलिए ये एक पोर्टफोलियो का फीचर नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, To accomplish the goal including children with special needs in a regular classroom, the teacher should एक नियमित कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित लक्ष्य को पूरा करने के लिए शिक्षक को चाहिए। अब देखिए, इसमें टीचर को क्या करना चाहिए उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको स्पेशल नीड की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट है हमारा, आइडेंटिफाई इंडिविजुअल चिल्ड्रन स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट एंड नीड्स। अलग अलग बच्चों की ताकत
उनकी रुचियाँ और उनकी ज़रूरतों की पहचान करना, यस ये एक टीचर को बिल्कुल करना चाहिए, तो ए तो हमारा राइट होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्या है, डिसरिगार्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड इंश्योर यूनिफॉर्मिटी, व्यक्तिगत मतभेदों की अवहेलना करें और एक रूपता सुनिश्चित करें। अब देखिए यूनिफॉर्मिटी ज़रूरी तो है, बट हम बच्चे के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा गलत हो गया। थर्ड पर आते हैं, अडॉप्ट असेसमेंट स्ट्रैटेजीज टू फैसिलिटेट लर्निंग, सीखने की सुविधा के लिए मूल्यांकन रणनीतियों को अपनाना। यस एक टीचर को असेसमेंट करने के लिए स्ट्रैटेजीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिससे कि ये पता चल सके कि बच्चे ने कितना लर्न किया है। लास्ट है हमारा, प्रिपेयर इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान, व्यक्तिगत शिक्षा योजना तैयार करना। यस हर बच्चे के लिए एक डिफरेंट टाइप की एजुकेशन प्लान उनके लिए होने चाहिए, तो ये भी हमारा सही है। तो यानी कि हमारा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है। तो अब देखते हैं ऑप्शंस में कहाँ पर है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेंसिटिविटी टू लाइट, साउंड, touch and other sensory information, impaired verbal and non-verbal communication, over dependency on routines and avoidance of eye contact with others are primary characteristics of children's dealing with। प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और अन्य संवेदी जानकारी के प्रति संवेदनशीलता, बिगड़ा हुआ मौखिक और गैर मौखिक संचार, दिनचर्या पर अधिक निर्भरता और दूसरों के साथ आंखों के संपर्क से बचना बच्चों की प्राथमिक विशेषताएं हैं। अब देखिए ये जितने भी ये जो अभी हमने पढ़े हैं ये सभी किसका पार्ट है, ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का है, यानी कि आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम विकार। इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चा है वो लोगों के साथ सोशलाइज नहीं हो पाता, यानी कि सामाजिक नहीं हो पाता, उसके अंदर एक डर होता है सभी चीज़ों को लेकर, जैसे कि लाइट को लेकर होता है, बहुत तेज साउंड को लेकर होता है, छूने को लेकर होता है। तो इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, घबराया हुआ होता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यानी कि आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, Which of the following is not an effective intervention to include children from marginalized groups in a classroom? हाशिए के समूह के बच्चों को कक्षा में शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी हस्तक्षेप नहीं है? अब देखिए हम किसकी बात करें, हम यहाँ पे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप की बात करें तो कौन सा नहीं है? ए, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ पार्टिसिपेशन इन द क्लासरूम डिस्कशन, कक्षा चर्चा में भाग लेने के अवसर प्रदान करना। यस हमें ये हर बच्चे के साथ करना चाहिए, तो ये तो हमारा राइट आंसर हो गया। बी, इंश्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन इन ऑल एक्टिविटीज ऑफ द स्कूल, स्कूल की सभी गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करना। हाँ ये भी हमें ये करना चाहिए, तो ये भी हमारा सही है। सी, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की उपस्थिति और प्रतिधारण की नियमित निगरानी, हमें बिल्कुल ये करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि बच्चे रोज आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, और हमें ऐसा इंश्योर करना चाहिए कि बच्चे डेली आए स्कूल। डी, सेग्रीगेटेड सिटिंग अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप एफिलिएशन, समूह बंधिता के आधार पर अलग बैठने की व्यवस्था नहीं, हमें बच्चों को कभी भी ऐसे डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर बिठाना ही नहीं है, हमें बच्चों को ऐसे सेग्रीगेट नहीं करना जो कि ये बताए कि ये इस पर्टिकुलर ग्रुप से आता है या फिर ये इस पर्टिकुलर ग्रुप से आता है। तो जो राइट टू एजुकेशन है वो भी क्या कहता है कि जो एजुकेशन है वो यूनिवर्सल है, वो ये हर बच्चे के लिए है, तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, Which of the following statements about continuous and comprehensive evaluation is not correct? सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? A, it is an easy way for teachers to teach learners frequently. शिक्षकों के लिए अक्सर शिक्षार्थियों का परीक्षण करने का ये एक आसान तरीका है। अब देखिए जो CCE जो है वो बिल्कुल भी इजी नहीं है, बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, एजुकेशनल प्लान्स होते हैं जो कि टीचर्स को बनाने पड़ते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ये इजी मेथड नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी वे नहीं है बच्चों को सिखाने के लिए, और ना ही ऐसा कुछ होता है कि बच्चे इसे बहुत जल्दी जल्दी सीख जाते हैं, तो इसीलिए ए हमारा क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, assertion a teacher should understand the social, cultural, religions and linguistic diversity of the classroom। अभिकथन, एक शिक्षक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धर्म और भाषाई विविधता को समझना चाहिए।
रीजन आर लर्नर्स इन क्लासरूम कंप्रोमाइज अ होमोजीनियस ग्रुप। कक्षा में शिक्षार्थियों का एक सजातीय समूह होता है। अब देखिए ए तो हमारा बिल्कुल सही है, जो टीचर है उसको ये सब चीज़ें समझनी चाहिए, बट जो हमारा आर है वो क्या है, वो गलत है। क्योंकि जो बच्चे होता है उनका हमेशा हेट्रोजीनियस ग्रुप होता है, एक जैसे बच्चे का सेम ग्रुप नहीं होता है, एक हेट्रोजीनियस ग्रुप होता है जिसमें हर टाइप का बच्चा इंक्लूडेड होता है। तो इसलिए ए हमारा सही है, आर हमारा गलत है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया, दैट इज सी, कि ए सच है लेकिन आर हमारा गलत है। Next question. Priyanka uses Vibgyor to make the students learn the sequence of 7 colors in a rainbow. This strategy for memorizing the sequence of colors is called विद्यार्थियों को इंद्रधनुष में 7 रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका विबग्योर का उपयोग करती है। रंगों के क्रम को याद रखने की इस रणनीति को क्या कहा जाता है। अब देखिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें बच्चे को जो वर्ड्स हैं वो कोई ना कोई एग्जाम्पल देके उसको याद करवा रहे हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निमोनिक्स। तो इसलिए हमारा डायरेक्टली राइट आंसर क्या हो गया, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टली मैच्ड पेयर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। तो अब देखिए ए है हमारा क्रिएटिविटी, कन्वर्जेंट थिंकिंग, रचनात्मक क्या है, अभिस्मरण सोच नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी हमारी क्या है, वो तो बल्कि डाइवर्जेंट थिंकिंग है। तो इसलिए ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। बी पर आते हैं, डायलेक्सिया, डिफिकल्टी इन रीडिंग टेक्स्ट। डायलेक्सिया क्या है, पाठ पढ़ने में कठिनाई। यस, जो डायलेक्सिया है वो हमारी रीडिंग डिसेबिलिटी ही है। तो इसलिए बी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following strategies are effective for successful implementation, inclusion of students with learning disabilities? सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को शामिल करने के सफल कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रभावी है। अब देखिए हम यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि जो बच्चे डिसेबिलिटीज़ हैं जिनमें उनको हम नॉन डिसेबल स्टूडेंट्स के साथ सेम तरीके से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। तो ए हमारा क्या है, सॉरी जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, यूज ऑफ मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटेक्स्ट। सामग्री के प्रतिनिधित्व के कई साधनों का उपयोग करना। यस, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे साधन है उनका उपयोग करना चाहिए। तो फर्स्ट तो हमारा बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है, प्रमोटिंग इंडिविजुअलाइज्ड इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग एज पर नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। छात्रों की पूर्व आवश्यकताओं के रूप में व्यक्तिगत शैक्षिक योजना को बढ़ावा देना। यस, हमें जब इंक्लूसिव क्लासरूम है तो हमें उसमें इंडिविजुअलाइज्ड प्लान्स बनाने पड़ेंगे। हर बच्चे के लिए डिफरेंट एजुकेशनल प्लान होगा, क्योंकि इसमें हर बच्चा एक दूसरे से अलग है। थर्ड है हमारा प्रमोटिंग आउटकम ओरिएंटेड गोल्स इंस्टेड ऑफ प्रोसेस ओरिएंटेड लर्निंग। प्रक्रिया उन्मुख सीखने की बजाय परिणाम उन्मुख लक्ष्यों को बढ़ावा देना। ये बिल्कुल गलत है। हमें हमेशा प्रोसेस ओरिएंटेड लर्निंग पर जाना चाहिए, ना कि प्रमोटिंग और यू कैन से आउटकम ओरिएंटेड की तरफ। तो ये हमारा गलत हो गया। फोर्थ देखते हैं, सेटिंग अप सेम स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड इग्नोरिंग द डाइवर्सिटी इन द क्लास। सभी छात्रों के लिए समान मानक स्थापित करना और कक्षा में विविधता की अनदेखी करना। अब देखिए ये तो बिल्कुल गलत है, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। डाइवर्सिटी तो स्टूडेंट्स के बीच में है ही, बट हमें उसको बढ़ावा नहीं देना है, हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। तो हमारा जो सही है वो है फर्स्ट और सेकंड, तो यानी कि हमारा जो सी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास फेसेस प्रॉब्लम इन एक्सप्रेसिंग व्यूज एंड ऑफन स्विचेस बिटवीन स्कूल मेन स्ट्रीम लैंग्वेज एंड द डायलेक्ट स्पोकन इन हिज हर होम टाउन। एज अ टीचर यू मस्ट। आपकी कक्षा के एक छात्र को विचार व्यक्त करने में समस्या का सामना करना पड़ता है और अक्सर स्कूल की मुख्य धारा की भाषा और अपने गृह नगर में बोली जाने वाली बोली के बीच स्विच करता है। एक शिक्षक के रूप में आपको चाहिए, अब जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, वो स्कूल की लैंग्वेज के साथ साथ अपने जो घर वाली जो भाषा है उसको भी बीच में मिक्स कर देता है अपनी किसी भी विचार को जब वो प्रकट करता है।
ए क्या है हमारा, एम्फेसाइज द प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज, जिसे भाषा के उपयोग की शुद्धता पर जोर दें। हमें ऐसा बच्चे को कभी भी फोर्स नहीं करना है, हमें बच्चे को चीज़ों को अच्छे से सिखाना है। बी हमारा क्या है, रिकमेंड चाइल्ड टू स्पेशल स्कूल, बच्चे को एक विशेष स्कूल की सिफारिश करें, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब हम इंक्लूसिव एजुकेशन एप्लीकेबल है तो उसके अंदर तो सेपरेट स्कूल्स नहीं होते हैं। सी, इंट्रोड्यूस सिमिलर वर्ड मीनिंग्स इन द टारगेट लैंग्वेज ग्रेजुअली, लक्ष्य भाषा में धीरे धीरे समान शब्द अर्थों का परिचय दें। ऐसा हमें बच्चे को धीरे धीरे उसको सिखाना चाहिए कि जो वर्ड्स आप अपनी घर की जो होम टाउन की जो भाषा का यूज़ कर रहे हैं उसको स्कूल की जो भाषा है उसमें कैसे यूज़ करते हैं। डी, रिब्यूक स्टूडेंट फॉर मिक्सिंग लैंग्वेज, भाषा मिक्सन के लिए छात्र को फटकारना, ऐसा तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया, सी। तो आज का जो सेशन है वो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। हमने 30 क्वेश्चंस और कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में बाकी के हम लोग ये क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए देन प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एवरीवन, आप सब लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा।